नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे। एक इमारत, एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें, तो वो कहाँ से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे? मेरी बस यही 2-3 गुजारिशात थी। इस फोरम के ज़रिए ये 50 साल पूरे हैं। लेट्स ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज बैक। वो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था इस वक्त, वो जो 2017 का कानून है ना, मैंने बताया था ना, सिर्फ 3 डिस्क्वालिफिकेशन होती। जब जाते थे वो आरओ के पास, सिर्फ 3 चीज़ें प्रूव करनी होती थी। मैं जी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, एंड दैट इज़ इट। मेरे हिसाब से तो उस वक्त कोई जेल में बैठ के कन्विक्टेड आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था। अगर लोग उसे इलेक्ट करें तो वो इलेक्टेड होता था। अब क्या होता है कि जी वो हमने पावर दिया है, खुद रूल्स में नेशनल असेंबली ने पावर दिया। 2017 का कानून देख लें कि आरओ जो है वो पुलिस, एफआईए, नैब, कई इलेक्ट्रिक, वापडा, सबसे इंफॉर्मेशन लेगी और कोशिश करेगी कि इस शख्स को नाअहल करो। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। आप सारे जो लोग जाते हैं नॉमिनेशन के लिए करते, कितने हम, वो जो पलंदा होता है ना, वो इतना मोटा बना के ले जाते हैं, ये इतने हमारी नॉमिनेशन पेपर होता है। मैंने अपने वालिद के नॉमिनेशन में 4 सफ़े होते थे, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती थी। अब हम इतना पलंदा ले जाते हैं और डरते हुए ले जाते कि यार कोई कागज़ रह तो नहीं गया। ये क्या तरीका है? मतलब ये उस शख्स को आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि अपने लोगों से जाके वोट ले और कल रिप्रेजेंट करें। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं चाह रहा था कि ये फोरम मिल गया, और मैंने यही बातें सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के सामने भी की थी। मैं अब मुझे मौका मिला है, पार्टी लीडरशिप है, हम सारे काफ़ी इधर लेजिस्लेटर्स बैठे हैं। लेट्स मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग सो दैट वी कैन डिलीवर। और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा। कभी किसी जुडिशरी की एक कोई केस था, मुझे स्पाई कैचर केस समथिंग बैठे उनको, उसमें कोई फैसला जुडिशरी ने किया, तो उन्होंने, जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड टेम्पल्टन आई बिलीव नाम था, और 2 और जजेस, तो अगले दिन अखबार ने, जो उनका बड़ा, जो भी बड़ा अखबार था मुझे, उसने उन तीनों जजेस की उल्टी तस्वीरें छाप के और नीचे कैप्शन दिया 3 ओल्ड फूल्स। तो एक शोर हंगामा हो गया कि ये तो बड़ी कंटेम्प्ट हो गई। तो जो लॉर्ड टेम्पल्टन थे चीफ जज, तो उन्होंने कहा कि, उनसे कहा गया कि कंटेम्प्ट का नोटिस। उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लूँगा, इसलिए कि ये पार्शली ठीक है। हम 3 थे, वी आर ओल्ड, सो दैट इज राइट। He thinks we are fools, that is for the public, for the others to decide. So I'm not going to take contempt. इधर आप आज तो करके देखें इस टाइप की कोई चीज़। कहाँ कमज़ोर पे वो एकदम उठ के आते हैं। और इस वक्त जो हमने खुद देखा था जुडिशरी को कमज़ोर, अब हमें कहा जा रहा है, कुछ आ रही कि अगर कुछ एतराज़ात उठाए जाते हैं जो कि परफेक्टली वैलिड हैं, कि बेंच के ऊपर एतराज़ उठाना, मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट, बट मैंने सुना इट्स परफेक्टली वैलिड। लेकिन जो ये पास्ट में कहते रहे कि चीफ जस्टिस साहब तुम्हें अगर बिकना ही था तो इतने कम कीमत पे क्यों बिके, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब ये अगर जुडिशरी इतनी वीक हो गई है तो वो जो लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी, उसमें डर लगने लगता है। अब वापस लाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस सारे हमारे बैठे हैं, क्योंकि वी नीड टू ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप। इट्स नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप। वी नीड टू गिव द लेजिस्लेचर मोर पावर्स। और का काम है आइन को फॉलो करना, तो इन 3 क्लासेस को आपने उतनी ताकत देनी है, और आइन ने वो ताकत दी थी। और किस तरीके से उस ताकत को ख़त्म किया गया है, मैं आज कोशिश करूंगा जल्दी से बताऊं। जब 1973 का आइन बना था, महमूद शाम साहब ने वो आइन की किताब, जो 12 दिसंबर 1973 को प्रिंट हुई थी पहली बार,
वो दिखाई, वो मेरे पास मौजूद है। उस आइन की किताब में, मैं पहले लेजिस्लेचर पे आता हूँ। लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 62 और 63, इसकी बड़ी बातें अब हुई हैं। आर्टिकल 62 यानी क्वालिफिकेशन, लेजिस्लेचर की सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स थी। वो पाकिस्तान का शहरी हो, अगर उसने कौमी असेंबली का मेंबर बनना है और सूबाई असेंबली का तो 25 साल उम्र हो, सेनेट का मेंबर बनना है तो उसकी 30 साल उम्र हो। ये सिर्फ 3 कंडीशंस थी। जो डिसक्वालिफिकेशंस वो 4 थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं कुछ गलत कर, वो ड्यूल सिटीजन ना हो, वो इंसॉल्वेंट, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, और पाकिस्तान की सर्विस में ना हो। मेरे ख्याल ये 3 थी, चौथी मेरे जहन से निकल रही है। अब कितनी है? वो मार्शल्ला आया, ज़ियाउल हक ने सिर्फ लेजिस्लेचर को कमज़ोर करने के लिए उसने उन 3 कंडीशंस को, जो क्वालिफिकेशंस थी, उनको 7 बना दिया। अब कोई और मेरे लिए, मेरे वोटर्स नहीं, कोई और मेरे लिए ये फैसला करता है कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। कोई और फैसला करता है कि जी मैं इस्लामी नज़रियों का पासदार हूं कि नहीं हूं, मैं ऑनेस्ट हूं कि नहीं हूं, राइटस हूं कि नहीं हूं, सगेशियस हूं कि नहीं हूं। उसके अलावा वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस थी, जो मैंने बताया सिर्फ 4 थी, उनको बढ़ा के वो जो आता है वो 1-2 ऐड करता रहता है। जो पाकिस्तान के वजूद से भी इत्तेफाक नहीं करते थे, उन सब को इकट्ठा किया और एक मुतफ़क़ा आइन पास कराया। मेरे पास वो तकारीर हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो उन्होंने 10 अप्रैल 1973 को आइन पास होने से, बिल पास होने से 2 दिन पहले की थी, जब उस वक्त भी वो राज़ी कर रहे थे अपोजिशन के मेंबरान को कि वो साथ, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कोई, जो मैं तकरीर से समझ सका हूँ कि इश्यूज़ क्रिएट किए थे, उस वक्त भी उन्होंने बात मानी सिर्फ मुतफ़क़ा आइन करने के लिए। और फिर 13 अगस्त गालिबन 1973 की तकरीर है, वो भी मैंने सुनी है। आइन की पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। जो भी इस मुल्क का शहरी है उसको ज़रूरी है कि वो आइन पे अमल करे, लेकिन आइन का दिफा करने, आइन को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। जब हम हल्फ उठाते हैं तो सिर्फ 3 क्लासेस हैं। एक आम शहरी का काम नहीं है आइन का दिफा करना, ना किसी वर्दी वाले का काम है आइन का दिफा करना। आइन का दिफा सिर्फ लेजिस्लेचर, जब आप ओथ उठाते हैं कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली या सेनेट का, तो आप कहते हैं कि जी आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब आप एग्जीक्यूटिव, कोई वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, सूबाई या वफाकी वज़ीर बनते हैं, तब भी आप ये हलफ उठाते हैं। और तीसरा हलफ जुडिशरी उठाती है इस चीज़ का कि हमने आइन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है। ये 3 लोग हैं जिनका काम है दिफा करना। बाकी पेनल्टी लगा दी, ये पेनल्टी होगी, आप पैसे देते जाएं और किसी को लटकाते रहें। अगर एक लेजिस्लेचर के ये डर होगा कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो फ्रीली कैसे काम करेगा? मेरा ये ख्याल है कि इस तरीके से लेजिस्लेटिव को कमज़ोर किया गया। आ जाए एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 248 के ज़रिए इम्यूनिटी हासिल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। मुझ समेत मेरी काबीना के सारे लोग कोर्टों में इस वक्त, मेरा ख्याल है, इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। और उसमें बहुत ही एहतराम के साथ जुडिशरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एंड दिस आई लर्न फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पीच विच ही मेड ऑन द 10th of April 1973। उस वक्त कंसिडरेशन में ये था
कि पार्लियामेंट को, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए टू इम्पीच जजेस। और बहुत ही इतराज़ात किए गए, और भुट्टो साहब इसलिए कि एक मुत्तफ़िका उन्होंने कहा था कि मेरे पास मेजॉरिटी है, मैं मेजॉरिटी से आइन नहीं लाना चाहता, मैं कंसेंसस से आइन लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो कंडीशन विड्रॉ की और बताया अभी लगारी साहब ने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज तक 2 केसेस शायद जो बता रहे थे कि ये, मुझे नहीं हिस्ट्री पता ज़्यादा, लेकिन वो पावर अगर पार्लियामेंट को होता, जो कि इंडिया में है अक्रॉस द बॉर्डर, पार्लियामेंट कैन इम्पीच जजेस, तो शायद ये इदारा बैलेंसिंग एक्ट कोई होता और वो नहीं हो सका। खैर मैं बता रहा था वो 248 का भी चला गया तो आपने एग्जीक्यूटिव को कमज़ोर किया। हमें उम्मीद सिर्फ, और मैंने उस 2019 में कहा था, अदलिया से थी। उस वक्त एक ऑनरेबल जज थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उधर बैठे थे और बहुत एहतराम है उनका। एक आर्टिकल था जो मैंने कोट किया था उस दिन, मैं नाम नहीं लूँगा जज साहब का। उनका आर्टिकल था सैल्वेजिंग डेमोक्रेसी, जुडिशरी इज द लास्ट होप। और बड़ा अच्छा, एंड यू नो इफ यू रीड दैट आर्टिकल एंड लेटर ऑन देयर वर सर्टेन जजमेंट्स बाय हिम वेयर ही सेड कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, कि वो एक केस उनका मैंने उधर ही कोट किया था, बताया था कि उनका केस था कि एक शख्स चला गया कि जी सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी, और कोर्ट ने जो है सरकार को हुक्म किया इसको नौकरी दे दो। अपील में जब उन जज साहब के पास गए, कहते ये मेरा काम ही नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़तरे में होगी अगर हम एक दूसरे के टर्फ्स को इनक्रोच करेंगे, एग्जीक्यूटिव के टर्फ को इनक्रोच करेंगे। तो आखिरी उम्मीद ये जुडिशरी थी, रह गई है। मैंने उस दिन ये कहा था कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जो मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मुझे कमज़ोर कर दिया गया है। एज लेजिस्लेचर, एज ए एग्जीक्यूटिव मुझे कमज़ोर कर दिया गया है। लेकिन जुडिशरी को अब जिस तरीके से वो 63A की जजमेंट है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो वो अब तो इतनी बार हम ये बातें कर चुके हैं, कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता इतना, इसलिए कि और बहुत चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट का भी जिक्र करूँ, मैंने उस दिन जिक्र किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है। वो मैंने यूके के अंदर थे, कागजात नामजदगी दिखाने के बाद अगर वो आपके कागजात को दुरुस्त करार देता था तो उसके खिलाफ कोई अपील थी ही नहीं। There was no appeal against acceptance of nomination papers. लेकिन उसके बाद वही ज़ियाउल हक ने एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशंस के खिलाफ भी अपीलें, ट्रिब्यूनल्स बिठा दिए और एक सिलसिला चल पड़ा। और ये मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो 3 लोग थे, जो 3 क्लासेस थी जिन्होंने प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन को करनी थी, लेजिस्लेचर को पहले ऐसे कमज़ोर किया गया और हम आज तक कमज़ोर हैं। आर्टिकल 225 आई बिलीव, जो कि कहता है अगर एक बार मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, लेजिस्लेचर में आता हूँ, 5 साल की टर्म होती है, मेरे अगर सर पे तलवार लटकी रहेगी कि 4 साल और 364 डे पे मुझे कोई डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए कि यही होता रहा है, 4 साल बाद लोग डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन आइन क्या कहता है कि एक ही तरीका है, 225 आर्टिकल है कि जी किसी को, अगर आपने किसी की इलेक्शन चैलेंज करनी है तो वो आप करेंगे थ्रू द इलेक्शन लॉज। इलेक्शन लॉज जो थे, जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, उसके अंदर दिया हुआ है 60 दिन के अंदर आपने जो है अपील दायर करनी है। तो 60 दिन 2 महीने पहले हैं, मुझे डरना चाहिए कि शायद कोई अपील दाखिल हो जाए। और उसके बाद ट्राइब्यूनल को 4 महीने होते थे, यानी पूरे टोटल 6 महीने। 6 महीने के बाद आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे। और उसमें यह भी था कि अगर कोई शख्स डिले कर रहा है तो जज का इख्तियार था कि वो उसके बेसिस पे भी उसे डिस्क्वालीफाई करे। अभी हमने फाइनली 2017 में उसको अमेंड की, बहुत अमेंडमेंट्स हुई 2017 में अमेंडमेंट की, तो उसमें एक
दे दिया उनको लाइसेंस कि जी आप जितना चाहें डिले करें, कोई एक उस रहमान रहीम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, यहाँ पोडियम पे बैठे हुए सारे मुअज़्ज़ज़ शुरका, सामने बैठे हुए सूबाई काबीना के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, नेशनल असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सारे भाई, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं था कि मुझे तकरीर करनी है। अच्छा, मेरे स्टाफ ने वैसे ही एक तकरीर बना के सामने रख दी थी, लेकिन मैं नहीं, उस पर बात करूँगा, जो मेरी जहन में बात आएगी वो कह दूँगा। और कुछ अर्सा पहले मुझे सिंध हाई कोर्ट बार ने बुलाया था, उनका एनुअल डिनर था, उसमें उस वक्त मैंने कुछ तकरीर की तैयारी की थी और वो आइन के मुतालिक ही थी। तो मैं जो उस चीज़ मुझे याद है, मैं उसी को यहाँ रिपीट कर देता हूँ। सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें जो 2019 के बाद से अब तक और बातें आगे बढ़ी हैं, जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने बताया, जो 63A की तशरीह की गई है ऑनरेबल जजेस ने, उसका भी थोड़ा जिक्र करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी अपनी तकरीर ख़त्म करूँ। आईन पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा उन्होंने इस मुल्क को दिया, और मेरे से पहले सारे मुकर्रीन ने कहा है कि मुत्तफ़िक़ा आइन इस मुल्क में शहीद से पहले दो लोग भी किसी चीज़ पे बताया था, लगारी साहब ने एग्री नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पूरी नेशनल असम्बली को एक मुत्तफ़िक़ा आइन पे एग्री कराया जिसमें मजहबी जमात के लोग थे। ऐसे